Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope I'm audible to everyone here. Assalamu alaikum. Myself, Laureen Akram, and I'm student of second year MBBS at Allama Iqbal Medical College. The purpose behind this live session is to solve and eradicate all the queries which are being running in the minds of many medical students, science students, जो कि आजकल सिचुएशन बनी हुई है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो स्पेशली हमने एमडी कैट का लाइव सेशन कंडक्ट करवाया है ताकि तमाम जो मसले चल रहे हैं, तमाम जो टेंशन्स चल रही हैं बच्चों के माइंड्स में कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरिट पॉलिसी क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। और क्योंकि इस साल हर चीज़ जो है वो चेंज हुई है और काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई हैं इन द लॉ में, इवन लॉ में अमेंडमेंट्स की गई हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, प्रमोशन पॉलिसी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में क्वेरीज थी, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसकी बहुत ज़रूरत थी कि एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाया जाए ताकि उसमें जो है वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स फेस करें, उनको सॉल्व किया जा सके। और इस सेशन में हम ने तमाम जो है वो जितने भी स्पीकर्स आगे आएंगे वो सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और वो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और क्या-क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपीयर होते हैं फॉर एमडी कैट। तो इसी तरह ई कैट का सेशन भी कंडक्ट किया फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और अब मेडिकल का सेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, इस सेशन में मेरे साथ जो स्पीकर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आपने अपना स्ट्रेस किस तरह हैंडल करना है, आपने एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व करना है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है। जो टाइम अभी चल रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपके जो भी क्वेरीज थी, जो भी टेंशन्स थी, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा, वो सब के सब हम जो है वो सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू हैव योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। तो स्पीकर्स जो हैं जैसे जैसे आते जाएंगे मैं उनके बारे में बताती जाऊंगी, लेकिन बहुत वेल एबल और बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो जो भी यहाँ पे आएंगे। अपने बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने भी जो है वो इस सारे सिनेरियो में बहुत कुछ सीखा है। 1 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है मेरा मेडिकल से स्टूडेंट्स को डील करते हुए। टीचिंग भी मैंने लास्ट ईयर की है और काफ़ी सारे केसेस भी मैंने डील किए हैं, काउंसलिंग भी मैंने किया और यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस, ऑनलाइन सेशंस भी किए हैं जिनमें वही मसले जो थे कि कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, एंजाइटी को कैसे दूर करें हम, जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, ये सारा कुछ जो है वो बच्चे फेस करते हैं। उनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, सारे के सारे मसले जो हैं वो फेस करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी मैं डील कर चुकी हूँ, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और स्टिल जो है वो प्रॉब्लम्स आपको पता है एंड नहीं होती, चलती रहती हैं। और स्टिल हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों की सारी क्वेरीज जो हैं उनको रिजॉल्व करें। वो अब जो मैं जो मेरे साथ स्पीकर हैं, सबसे फर्स्ट स्पीकर जो मैं लूँगी इसमें जिस एक टॉपिक पे आपको बोल के बताएंगे कि जो भी उनके पास स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर बोलेंगे। तो मेरे साथ जो फर्स्ट स्पीकर हैं वो अनस हैं एंड ही इज़ स्टूडेंट एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो ये जो है ये आपको बताएंगे, जो कि इनका स्पेसिफाइड टॉपिक है उसके ऊपर बताएंगे आपको कि क्या है, कैसे है, क्या मसले मसाइल हैं। कि आप लोग जो है वो उन्हें गौर से सुनेंगे और यू विल बी एबल टू resolve all the issues which are ongoing in your minds. So over to you, Anas. Anas, can you hear me?
आई थिंक उनके माइक का कुछ इशू आ रहा है और वे हम देखते हैं कि उनको क्या इशू आ रहा है माइक में। अनस, कैन यू हियर मी? आई थिंक उनके माइक का कुछ इशू आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या इशू है उनके माइक का। अनस, आपने नीचे से अनम्यूट करना है माइक को, और इफ़ सूटेबल आप अपनी वीडियो जो है वो भी ऑन कर सकते हैं। ओके, जब तक अनस जो है वो अ, देखते हैं कि क्या इशू है। अच्छा, अनस का कुछ इशू आ रहा है, तो ओवर टू यू मोहम्मद बिन मिंशा, जो कि एक वेल नॉन रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी इन दिस फील्ड एंड ही हैज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 इयर्स, और वो भी एमकेट को टीच कर रहे हैं पिछले काफ़ी देर से, और उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है। काफ़ी प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हैं और ऑन ग्राउंड सेशन करते हैं और लाइव सेशन भी किए हुए हैं उन्होंने। तो ओवर टू यू मोहम्मद, ताकि आप इनको एंगेज करें और जो इनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। यू विल बी एबल टू हैव योर क्वेरीज रिजॉल्व एट द एंड ऑफ सेशन। मोहम्मद, आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लोरीना, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हमारे अनस हमारे साथ नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा आज का जो फ्रंट सिनेरियो जो है, आई थिंक यहाँ पे माइक का कुछ इशू आ। ठीक है, आवाज एमकेट से रिलेटेड आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारे 3-4 बेसिक टॉपिक्स हैं। नंबर 1, हमने इसमें ये चीज डिस्कस करनी है सो आई थिंक उनकी कुछ वीडियो ऑडियो का इशू आ रहा था, सो नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो उनका टॉपिक था वो, लोरीन, अब आवाज सो ही नहीं आ इज हियर रही? विद अस। नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज इको कर रही है। अच्छा, एक दफा आप अनस को ले लें, मैं अपने मोबाइल पर दोबारा चेक करता हूँ। चलें, ओके। अनस, कैन यू हेयर मी? उन्हें काइंडली ऐड करें। Anas, can you hear me? वालेकुम अस्सलाम। Yes, I can hear you. Yeah, जी, over to you. अब आपको और आवाज़ आ रही है मेरी?
या आपकी आवाज़ आ रही है? आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं करवा चुकी हूँ पहले, तो ओवर टू यू ओके एंड एंगेज योर ऑडियंस। ओके। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इन्होंने मुझे टॉपिक जो दिया था वो ये था कि आप लोगों को ना इस हवाले से मैंने बताना था कि करंट ओवरव्यू ऑफ एमडी कैट के, मतलब एमडी कैट के आजकल के हवाले से, मतलब कि एमडी कैट की कैसे मतलब तैयारी की जाए और उसके हवाले से मतलब क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ओके, तो आपको मैं एमडी कैट के इंट्रोडक्शन से अपनी बात का आगाज करता हूँ। एमडी कैट आपको पता है, एमडी कैट इज एन एंट्री टेस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस। इसमें मेनली 200 एमसीक्यूज होते हैं एंड यू हैव ओनली 150 मिनट्स टू सॉल्व दैट 200 एमसीक्यूज। ओके, so each MCQ requires 45 seconds. Okay, so you have 45 seconds to solve each of the MCQs. Okay, अच्छा जी। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि एमडी कैट की मतलब तैयारी जो है वो किस अंदाज से की जाए। अपनी बात का आगाज मैं से करूंगा कि एमडी कैट की तैयारी जो है वो किस अंदाज से की जाए। एमडी कैट का आपको पता है कि मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ओके, and MCQs are divided in it. 80 MCQs mainly come from biology और 60 MCQs आते हैं केमिस्ट्री में से, और उसके अलावा जो 40 MCQs हैं वो फिजिक्स से, और आखिरी जो 20 MCQs हैं वो इंग्लिश से आते हैं। ओके, तो एमडी कैट की जो है तैयारी के हवाले से आपको देखते हुए इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ से एमसीक्यू की तादाद आ रही है ज़्यादा, तो हमने उस चीज़ को मतलब उस अंदाज से अपना टाइम और अपनी एनर्जी उस चीज़ पे इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। ओके, अब ये नहीं है कि इंग्लिश में से अगर हमें 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो हम अपना ओवरऑल टाइम इंग्लिश पे वेस्ट करते रहें। आई नो दैट इंग्लिश के एमसीक्यूज डिफिकल्ट होते हैं, और इंग्लिश का जो है वो जो आपको पता है कि आई थिंक सो 208 there are vocabulary words. Okay, so it is a difficult task, but we have not to consume all our time on that English. Okay, we have to consume the time on different subjects according to their weightage in MCAT. You know that 80 MCQs come from biology. Okay, तो उसको हमें अच्छे से मतलब टाइम देना होगा, और बायोलॉजी का अंदाज दूसरी किताबों से मतलब ज़रा डिफरेंट होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उसमें जो एमसीक्यूज आने हैं वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ जो किताब में आपकी इंफॉर्मेशन दी होती है वो एज इट इज़ एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके एमसीक्यूज आपको अच्छे करने के लिए इसकी आसान सी टेक्निक है कि आपको जो है वो किताब अच्छी आती होनी चाहिए। ओके, और हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री की टेक्निक ये है कि आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि जैसे हमारा आपको पता है कि लीव का ऑनलाइन मतलब कि प्रिपरेशन हो रही है, तो जो जो कुछ इसमें मतलब हमें बताया जाता है, जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, सपोज एक टॉपिक हुआ है आज के दिन और उसके मतलब जो जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन्होंने हमें बता दिए गए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग एक जो है वो रजिस्टर पे उतार लें और अपना साथ साथ रजिस्टर बनाते जाएं। आपको भी पता है कि केमिस्ट्री की जो किताब है उसमें लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे होते हैं, लेकिन उसमें कोई काम की बात एक दो होती है। तो एंड पे जब आप लोग जब क्या रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ में फिर डिफिकल्टी फेस होगी कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ जब आप लोग देखेंगे तो आपको इस चीज़ में फिर डिफिकल्टी फेस होगी। इसका आसान हल ये है कि आप लोग ना अपना साथ साथ जो है वो रजिस्टर बनाते जाएं, ताकि जब आप लोग एंड पे देखें तो आपके पास से 8 से 10 पेजेस हों, उन पे पूरी 2 केमिस्ट्री की किताबें लिखी हुई हों विद कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको आती होती है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज फिजिक्स। ओके, और आपको ये बात पता है कि इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं मेनली वो आते हैं न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज। ओके, तो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज जो होते हैं वो इस हवाले से मतलब अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, आदत है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उनको न्यूमेरिकल आता होगा, एमसीक्यू आता होगा, लेकिन उनसे मैथमेटिकली वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही होती। इसका बस आसान सा हल है कि इसका आसान सा हल यही है कि आप उस चीज़ को मतलब बार बार रिपीट करते जाएं। जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप उसमें करते रहेंगे सॉल्व, तो उतनी आपकी जो है उस हवाले से तैयारी अच्छी होती जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंग्लिश।
इंग्लिश का आपको मैं बताता हूँ, इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। आपको ये बात पता है कि इंग्लिश का एक पार्ट होता है ग्रामर पोर्शन और दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी। ओके, ग्रामर पोर्शन जो है उसको सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आपको पता है कि जो है वो रूल्स होते हैं उसके कुछ, जो जो आपको आपके टीचर रूल्स बताते जाएं, आप उनके साथ उसके एमसीक्यूज मतलब देखते जाएं, तो इंशाल्लाह वो आपकी वो चीज़ अच्छी से सॉल्व हो सकती है। और अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, देयर आर 208 वर्ड्स, तो उसको हमने जब देखना है तो उसको इस हवाले से मतलब हमें देखना चाहिए कि जब भी हमारे पास हमारे लिए फ्री टाइम अवेलेबल होगा तो हम उन वर्ड्स को मतलब अच्छे से बार बार रिपीट करते रहें तो इंशाल्लाह वो चीज़ हमारे लिए फिर इजी हो जाती है वो एमसीक्यू सॉल्व करना। अब ये नहीं है कि अगर वोकैबुलरी की बुक में आपके एक वर्ड के 20 मीनिंग लिखे हुए हैं तो आपको 20 के 20 मीनिंग याद करने हैं। यू ओनली हैव टू सी थ्रू इट। ओके, आपको बस उसे एक बार देखना है। जब आप इंशाल्लाह उसे जब एक बार एमसीक्यूज में जब ऑप्शन आती है ना तो उसको देख के इंसान को आइडिया हो जाता है। अब आपको मैं जो अगली बात बताने लगा हूँ वो मतलब कि करंट ओवरव्यू ऑफ एमडी कैट के मतलब आजकल के हालात वाक़यात के मुताबिक जो एमडी कैट हो रहा है, तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से मतलब जो एक ओल्ड जो था ट्रेंड था मतलब अकेडमीज का किताबों का, तो वो उससे ज़रा हटके इस बार एमडी कैट होगा। तो इस बार ये भी चांसेस हैं कि एमडी कैट ऑनलाइन हो, ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटराइज। ओके, तो आप लोगों को एडवाइस मैं इस हवाले से ये दूंगा कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन एमडी कैट के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को सोल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो इस हवाले से मतलब हमारा जो अदारा है लीप, वो इस हवाले से बहुत अच्छी उनकी एफर्ट है कि उन्होंने मतलब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। ओके, और इसके हवाले से मैं इसके अलावा अगली बात जो आपको ये बताने लगा हाउ टू सॉल्व एन एमडी कैट पेपर। आपको ये बात पता है कि जब एक स्टूडेंट एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर होने आता है, जब एक स्टूडेंट एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर होने आता है, ही हैज़ वेरी शेकिंग नर्व। उसको ये होता है कि मेरी 12 साल की जो एफर्ट है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन 2.5 आवर्स। इसकी जो इतनी सालों की एफर्ट है कि मतलब इट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन 2.5 आवर्स कि ही आइदर ही विल बिकम अ डॉक्टर और नॉट। ओके, तो ये इस हवाले से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आपको जो मेन चीज़ है, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर नर्व। ये टॉपिक जो है आई थिंक सो ये किसी और का है, इसलिए इस पर मैं इतनी बात नहीं होगी मेरी। आपको मैं जो टॉपिक असल जो बताना चाह रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व एमडी कैट पेपर। अब अगर एक स्टूडेंट आता है जी मेरे पास, आते हैं अक्सर आते हैं स्टूडेंट्स आके बता रहे होते हैं कि हमें आप ये टेक्निक बताएं कि हमारा एमडी कैट पेपर सॉल्व करने का जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, वो क्या होना चाहिए। तो उनको मैं एक ही बात बताता हूँ कि आपका एमडी कैट सॉल्व करने का सीक्वेंस हर जो है स्टूडेंट का अलग होता है। बिकॉज आपको ये बात पता है हर एक का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ों में होता है। अगर आपको मैं अपने वाले से बताऊं तो मैं एक एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट होते हुए यू नो दैट कि जो इसके जो इसके होते हैं स्टूडेंट्स, वो अक्सर बच्चे मैथ से मतलब दूर भागते हैं, बट आई लव मैथ। तो मैं जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज होते थे उसको मैं पहले सॉल्व करता था। तो असल बात यह है कि आपने अपने आप को देखना, आपने किसी और को देख के नहीं देखना कि मतलब उसने हमें ऐसे बता दिया तो हमने उस अरेंजमेंट से उस सीक्वेंस से सॉल्व करना है जी, उसने इस सीक्वेंस से एमसीक्यू हल किए थे तो उसके कितने नंबर आए थे। आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आपने अपनी कन्वीनियंस को देखना है कि मतलब आपके लिए क्या आसानी होगी कि आप कौन सी चीज़ आपको अच्छी आती है, उसके बाद कौन सी चीज़ अच्छी आती है, तो आपको उस अरेंजमेंट से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ओके, और इसके हवाले से मैं एक और बात ये बताना चाहूँगा कि मेनली जो है ना आप एमसीक्यूज को 2 राउंड में सॉल्व करें। एक राउंड में आप लोग वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करें जो आपको डैम श्योर है। ओके, कि उनके आपको जो है वो 100% कंफर्म है कि इसका आंसर यही है। एक राउंड में आप लोग वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करें। जब दूसरे राउंड की बारी आए तो आप लोग उसमें वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करें कि जिनका आपको हल्का सा भी इशू था कि मतलब जो है वो ऑप्शन ए और सी में, बी और डी में, अगर आपको कोई 2 ऑप्शन में भी मतलब इशू था, डाउट था, तो उसको एक अटेम्प्ट में छोड़ दें। और एक और अच्छी टेक्निक जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट आया था, तो वो आपको मैं ये बताऊंगा। वो ये टेक्निक है कि अगर
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो लंबी लंबी वो वाले होते हैं, स्टेटमेंट्स वाले होते हैं एमसीक्यूज। तो आप लोग जब एक बार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप लंबी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज को, अक्सर हमारी आदत होती है कि हमने ना हर एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करना है, तो हम वो लंबी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज को देखेंगे कंप्लीट, उसकी जो है वो स्टेटमेंट देखेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे हो जाएंगे कि जी हमें तो वो चीज़ आ नहीं रही, तो फिर हम टाइम वेस्ट 1-2 मिनट हमारा हो जाएगा, फिर हम अगले एमसीक्यूज पे जाएंगे और वो एमसीक्यूज भी नहीं सॉल्व हुआ, ना उसका कोई एडवांटेज ना कोई डिसएडवांटेज। ओके, तो ये इससे अच्छा ये चीज़ है कि आपको मैं बताता हूँ कि जो है ना, आप लोग इस हवाले से देखिएगा कि अगर एक लंबी जो है स्टेटमेंट वाला एमसीक्यूज आपके सामने आता है तो आप उसको देखे बगैर, आपको ओवरव्यू से मतलब देखने से, इतना तो आइडिया हो जाता है कि मतलब ये एमसीक्यू जो है वो लंबी स्टेटमेंट वाला है। आप उस एमसीक्यू को पहली अटेम्प्ट में मतलब कंप्लीटली छोड़ दें, स्किप कर दें। ओके, आप उस एमसीक्यू को कंप्लीटली स्किप कर दें, आप उसको देखें भी ना। इज दैट ओके? और फिर जब आगे एमसीक्यू मतलब जब दूसरे अटेम्प्ट में आप लोग आएंगे तो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होगा टू सॉल्व द एमसीक्यू। एंड ये था। और इसके हवाले से एक आखिरी बात जो आप लोगों को मैं बताऊंगा वो ये है कि आप लोग एमडी कैट का जो पेपर है वो सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने अपनी फुल कंसंट्रेशन जो है वो, टाइम मैनेजमेंट का जो इशू होता है वो, उसके हवाले से अगर आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन जो है वो अपनी एग्जाम पे रखनी है। टाइम का इशू इस टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। ओके, ओवर टू मोहम्मद बिन मंशा। अल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच अनस, एंड बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उन्होंने। आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी। और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं मोहम्मद बिन मंशा फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। और वो भी जो हैं वो उनका भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, टीचिंग से वो रिलेटेड रहे हैं, और 3.5 ईयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आई होप जो भी आपके माइंड में क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। सो ओवर टू यू मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। लोरीना, आवाज सही आ रही है ना? जी जी, आवाज़ आ रही है। ओके, सबसे पहले अनस ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है कुछ जनरल चीज़ें जो थी, उसके बारे में अनस ने आपको बता दिया है, जिसमें सबसे पहले एमडी कैट से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, करंट सिनेरियो के बारे में उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरा थोड़ा सा जो आज की पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, एक तो प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और सेकंड नंबर पे जो मेरा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अगेन ये है कि आपने टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। नंबर वन, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदे का अपना तरीका होता है कि उसने किसी चीज को कैसे लेके चलना है, कैसे तैयार करना है। ठीक है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप, बहुत सारे लोग पहले एक कॉलेज सिस्टम से उठ के आपने एंटी टेस्ट में आना होता है, तो यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे तो शायद हमारा एमडी कैट या एंटी टेस्ट सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल के होंगे तो तभी एंटी टेस्ट सॉल्व होगा, और ना ही ऐसा है कि अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा होगा तो तभी एंटी टेस्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली एंटी टेस्ट एग्जाम है क्या? एंटी टेस्ट एग्जाम इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और आपका रट्टा भी अच्छा हो, यानी आपने दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है और आप रट्टा मारने लग जाए तो एंटी टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि आपका रट्टा बहुत अच्छा है और सॉरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे एमडी कैट को क्लियर कर लें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो एंटी टेस्ट के सेटर बैठे हुए हैं, जो एंटी टेस्ट को सेट करते हैं, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि कुछ एमसीक्यूज डायरेक्टली वो मेमोरी बेस्ड देते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का ये मतलब है कि डायरेक्टली आपकी बुक की लाइन उठाई जाती है और वो बुक की लाइन में एक फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वो वर्ड आपने पुट करना होता है नीचे ऑप्शन में से। ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्ट वर्ड की लाइन आती है। जैसे कि बायोलॉजी में हम देखेंगे कि बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड की जो बुक की जो लाइंस होती है वो आप उठा के वहां पे दे देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमें कॉन्सेप्ट कहाँ पे चाहिए? अगेन बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, तीनों में हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के बाद हमें बुक रीडिंग भी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें मिलके हमारे एंटी टेस्ट डे में हेल्प करें। ठीक है,
तो मैं वन बाय वन सारी बुक्स की प्रिपरेशन के कुछ जनरल पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अभी आप क्वेश्चंस लिख लें, एंड पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तो हम वन बाय वन उनके आंसर दे देंगे। सबसे पहले बायोलॉजी की तरफ मूव करूं, तो बायो में सबसे मुश्किल ये चीज होता है कि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज हैं आपके पेपर का। ऑलमोस्ट 45% से 40% जो क्राइटेरिया या 40% जो परसेंट आपकी वेटेज है वो बायोलॉजी की होती है, 80 एमसीक्यूज है। तो होता यहाँ पे क्या है, होता यहाँ पे ये है कि हम जब बायोलॉजी पे अच्छा फोकस कर लेंगे और हमारी बायो अच्छी है, तो हम 80 के 80 एमसीक्यू सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है कि जिसमें आप पेट जो आपके स्टेटमेंट है तो बिल्कुल पेट होती है, और आपने आंसर लगाना और आपको जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स। और दूसरी बात आपको फायदा ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जिस साल हमारा एंट्री टेस्ट हुआ था तो बायोलॉजी, मेरा जो स्ट्रेंथ थी बेसिकली वो बायोलॉजी थी, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी। तो मैं बायो को बहुत अच्छे से तैयार किया था, ताकि जहाँ पे मेरा थोड़ा सा मसला, मेरा इंग्लिश में थोड़ा मसला था, तो मैंने अपनी बायो को इतना अच्छा तैयार किया था कि मैं जब हमारे 88 एमसीक्यूज आते थे तो मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज जो उनको अच्छा तैयार किया, तो मेरे सारे के सारे सही हो गए। तो बायो के लिए ना बिल्कुल जनरल से एक पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी बुक की रीडिंग है। बुक की रीडिंग के ना दो फेज होते हैं। सबसे पहले ये कि जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन करनी है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म से जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि आपने जो आपका अगले दिन लेक्चर है उससे एक दिन पहले आपने बायो का लाजमी पढ़ के जाना। बाकी आप किसी बुक का पढ़ें या ना पढ़ें, आपका बायो का अगले दिन जो लेक्चर है एक दिन पहले आपने बायो का वो वाला टॉपिक लाजमी पढ़ के जाना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपका टॉपिक है, तो अगले दिन आपको पता है कि टीचर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो हाफ टॉपिक है, जितना उसने पढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, जो भी उसका पोर्शन पढ़ाना, आप उतना बुक से रीड करके जाए। उसका फायदा ये होगा कि अगले दिन जब आप एक दफा रीडिंग दे लेंगे तो कुछ क्यूरीज आपके जहन में आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में जो पहले से नहीं बने होंगे, वो मसला होगा। तो जब अगले दिन टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो जो बायो का ये वाला सिस्टम है ना कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है तो वो आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए खपना नहीं पड़ेगा कि आपको बार बार टीचर्स के कोई लेक्चर इधर के सुनो, इस टीचर से पूछो, तो वो आपको मसला नहीं होगा। जब आपसे पहले से रीडिंग करके चले जाएंगे तो 40% जो आपके माइंड में पहले ही चीजें होंगी, तो जब टीचर पढ़ाएगा तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? सो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग आपने तब देनी है जब आपने अगले दिन पढ़ना है, तो उससे एक दिन पहले आपने रीडिंग देके चले जाना है। उसके बाद जिस टीचर ने आपका लेक्चर लिया है, लेक्चर लेने के बाद उसके बाद आपने सेकंड रीडिंग देनी है। सेकंड रीडिंग आपने तब देनी है जब आपका लेक्चर हो गया, तो उस दिन आपने शाम में बैठ के जब भी आपके पास टाइम होगा, आपने उसको सेकंड रीडिंग देनी है। उस सेकंड रीडिंग के साथ ही आपने पास्ट एमसीक्यूज या फिर आपके पास पास्ट जो पेपर्स हैं यूएचएस के, उसकी बुक होगी चैप्टर वाइज, या कहीं से भी उसके एमसीक्यूज खुद बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो 10 एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो 15 एमसीक्यूज हो सकते हैं, यानी जैसे वो यूनिट कंप्लीट हुआ है तो आपने उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी। ठीक है? सो फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद आपका लेक्चर, फिर उसके बाद आपकी सेकंड रीडिंग, एंड साथ ही आपने एमसीक्यू सॉल्व करने। इस सारे सिनेरियो के दौरान एक चीज जो है वो आपने स्किप नहीं करनी, वो है आपके नोट्स बनाना, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करना। जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली हो ना, तब आपने कोई किसी किस्म की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करनी। ठीक है? आपने फुल रीडिंग देनी है, देखना है इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपने पढ़ के जानी। फिर जब टीचर ने आपको पढ़ा रहे होना है, तो उस दौरान आपके पास रजिस्टर हो, आपने उसके ऊपर चीजें नोट करनी कि टीचर ने क्या क्या बताई हैं और लेक्चर के अंदर क्या क्या। अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके लिए इजी होगा कि आपके पास चीजें सेव रह जाए। ठीक है? उसके बाद आपने सेकंड रीडिंग देनी है। सेकंड रीडिंग में आपने ये याद रखना है कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दोबारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, आप वहां से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिन चीजों को टीचर ने टच नहीं किया है, टीचर्स ने बता दिया है कि ये चीजें नहीं पेपर में आती या अनइम्पोर्टेंट है, आपने उन चीजों को कट कर देना। उन चीजों को कट करने का ये फायदा होगा कि जब आपने थर्ड रीडिंग देनी है या आपने दोबारा जब भी बुक को पढ़ना है, तो आपको वो अनइम्पोर्टेंट चीजें, जो अनइम्पोर्टेंट लाइंस हैं, आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। सो आपने टाइम अपना सेव करना है। सो जैसे ही आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने सेकंड रीडिंग में ये शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है? इसी तरह आपने बायो को लेके चलना, साथ आपने अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है? नोट्स आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे, आपके बायो का एक पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास एक अपने नोट्स बन जाएंगे। और नोट्स के अंदर जिस तरह के मैं नोट्स बनाता था, अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये करता था कि सबसे पहले जो टीचर का लेक्चर होता था उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
उसके बाद जब मैं सेकंड रीडिंग कर रहा होता था, उसमें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे, कुछ वैल्यूज लगती थी, कुछ वैल्यूज है उसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम है, वो मैं अपने जो रजिस्टर पे नोट कर लेता था। थर्ड नंबर पे उस रजिस्टर के अंदर मैं क्या चीजें नोट करता था, जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए थे और रिपीटेडली एमसीक्यूज थे, तो मैं हर जो चैप्टर था उसके एंड पे 5-6 पेजेस छोड़ता था अपने रजिस्टर पे, ताकि वहां पे मैं अपने एमसीक्यूज ऐड कर सकूं। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब आप आपका एक दफा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसकी रिवीजन करोगे, तो हर दफा जो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आपको नहीं आएंगे या मुश्किल लगेंगे, आप वही वाले एमसीक्यूज सारे के सारे डिस्कशन के साथ उस रजिस्टर के अंदर ऐड करते जाओगे। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब आप एक दिन पहले एमडी कैट से जाएंगे, तो आप उन एमसीक्यूज को नजर मारेंगे, उसमें वो वाले सारे एमसीक्यूज होने चाहिए जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, यानी यूएचएस में बार बार रिपीट हुए हैं। वो वाले एमसीक्यूज भी होने चाहिए जो मुश्किल वाले एमसीक्यूज हैं और यूएचएस में भी आए हैं और आपके टेस्ट वगैरह में भी आए हैं। और वो वाले भी एमसीक्यूज होने चाहिए जो किसी टेस्ट में आपको नहीं आया था, सो आपके से गलती हुई है तो आपने वो वाले एमसीक्यूज भी वहां ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने बायो की सारी चीजें नोट्स पे ऐड करते जाना है, प्लस आपने जो बुक पे शॉर्ट लिस्टिंग करते जाना है। एक लास्ट चीज के आपने जो बायो की डायग्राम्स हैं उनके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वो स्टेटमेंट्स लाजमी पढ़नी, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो जो डायग्राम के नीचे स्टेटमेंट लिखी होती है उसमें से एमसीक्यूज आ जाता है। इसके अलावा एक चीज और हुई है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखी होती, यानी जो आपकी बुक में जो चैप्टर के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है वहां पे नहीं लिखी होती, बल्कि वो चीजें आपके डायग्राम के अंदर लिखी होती। जैसे कि अगर आप बात करें रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर, जो आपकी मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी, उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्म है वहां पे नहीं लिखे हुए। इसी तरह आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वहां पे जो डायग्राम्स हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी नहीं लिखी हुई। इसी तरह आप होम्योस्टेसिस की बात करें, जो आपकी किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ बुक के अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई जो टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं लिखी हुई। सो जब आपने डायग्राम को देखना है, डायग्राम इज बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपने अपना कॉन्सेप्ट वहां से बिल्ड करना है जो डायग्राम है। सो डायग्राम की ईच एंड एवरीथिंग को देखना है कि इसके अंदर क्या चीज है। अगर आप किडनी को देख रहे हैं तो किडनी के अराउंड एक कैप्सूल भी होता है, किडनी के अंदर क्या क्या चीज है वो आपने ईच एंड एवरीथिंग वहां से ऑब्जर्व करनी है, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपको पहले से रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर पढ़ाता है, आप उस लेक्चर को नोट करो, वापिस आओ घर में आके आप सबसे पहले वो बुक से पढ़ो। बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे, खास तौर पे बुक की लाइंस इंपॉर्टेंट लग रही हैं और जो टीचर ने ड्यूरिंग लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको रजिस्टर पे नोट कर लो। ठीक है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक से रिलेटेड है वो आपके नोटबुक पे या रजिस्टर पे लिखे होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आ गया केमिस्ट्री में मोस्टली होता है कि अगर आपके पास जो एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के 60 आने हैं, उसमें से मोस्टली होता है कि आपके पास 40 एमसीक्यूज जो बुक की लाइंस या बुक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो आपने जो पॉइंट्स उस रजिस्टर में ऐड करने हैं, तो मेरे जो रजिस्टर था ना केमिस्ट्री का, उसमें सारी चीजें ऐड थी, तो लास्ट डे पे मैं सिर्फ अपना रजिस्टर रिवाइज करके गया था, मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया था। तो आपने अपने नोट्स इस तरह के बनाने हैं कि उसमें बुक की वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाएं जो कि आपके एमसीक्यूज पेपर में आ सकती हैं, प्लस हर चैप्टर के एंड पे जिस तरह मैंने आपको बायो में बताया कि आपने एमसीक्यूज ऐड करने। ठीक है, और इस तरह इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, टीचर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ ट्रेंड्स बताएंगे आपके, वो आपने साथ साथ लिखते जाने। ठीक है, और अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं केमिस्ट्री की, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफरेंस करें तो ऑर्गेनिक में आपके एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो आपने एक जो पेज पे जो है फुल आपने एक चार्ट टाइप बना लेना है, जिस चार्ट में आपने सारे रिएक्शन, अल्केन के तो सारे रिएक्शन लिख लेने हैं, अल्कीन के एक चार्ट पे लिख लेने, सो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो वहां पे ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनके ट्रेंड्स बहुत अच्छे से याद करने। थर्ड नंबर पे अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में अगेन आपको पहले से जरूरत नहीं है कि आप मतलब लेक्चर से पहले फिजिक्स का कुछ पढ़ के जाओ। सबसे पहले आपने लेक्चर सुनना है, लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने वो नोट करने हैं। एंड फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, जितनी आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे फिजिक्स के अंदर, उतने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड होंगे। ठीक है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका लेक्चर हो, आपने लेक्चर के अंदर जो बहुत ज्यादा क्यूरीज होती हैं आपकी, आपने वो पूरी टीचर के साथ डिस्कस करनी होती है। जब तक आप क्यूरीज डिस्कस नहीं ना करते फिजिक्स की, तब तक आपकी फिजिक्स क्लियर नहीं होती। तो आपने फिजिक्स की क्यूरीज वहां पे डिस्कस करनी है, वहां पे जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है वो आपने क्लियर करना है, प्लस वहां पे जो आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं वो वापस आके आपने बुक की रीडिंग करनी है। अगेन
फिजिक्स के आपने नोट्स इस तरह से बनाने के, लेक्चर कंप्लीट, उसके बाद आखिरी एक पेज पे आपने फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खासतौर पे कुछ लॉज एंड उनकी मैनिफेस्टेशन लिखी हुई है, इसी तरह कुछ और जो चीजें हैं आपने जो बुक के पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है वो आपने वहां पे नोट डाउन कर लेने। एक और चीज फिजिक्स के अंदर है वो है वैल्यूज। फिजिक्स के अंदर ना मोस्टली वैल्यूज आती नहीं है, मतलब आप अगर एमडी कैट की बात करो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने फिजिक्स की वैल्यूज नहीं करनी, आपने फिजिक्स के ट्रेंड्स करने, यानी वैल्यूज को आपने ट्रेंड्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो जितनी भी आपकी बुक में वैल्यूज लिखी हुई हैं तो आपको उसमें ग्रेटर लेसर इस तरह के वर्ड यूज करके या उसके जो है मीडियम के जैसे आपको यूज करके, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें जो आपका सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें आपके मीडियम लिखे हुए हैं, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि किसमें फोर्स कम होगी, किसमें किस मीडियम में ज्यादा होगी। सो एक्चुअली वो ट्रेंड आता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा कि एयर की वैल्यू क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या है, सिलिकॉन की, किसी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे ट्रेंड पूछेगा कि किस जगह पे जो है वो फोर्स ज्यादा है, किस जगह पे फोर्स कम है। सो यू हैव टू रिमेम्बर द ट्रेंड्स कि कहाँ पे जो है वो वैल्यू कम होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी। सो उसको याद करने की बजाय आपने उसके ट्रेंड्स बना के अपनी बुक पे लिख लेने साथ। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज वो है आपके न्यूमेरिकल्स। अगर आपको एक ट्रिक अच्छी बताऊं जो कि मैंने भी यूज की थी, वो ये थी कि आप जो एग्जांपल्स हैं और जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको बार बार अच्छे तरीके से आप करें। नो डाउट उसके अलावा भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, आपको वैल्यूज देके वो पूछ सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपने बुक का जो न्यूमेरिकल किया होता है ना, एग्जैक्ट वही न्यूमेरिकल उठा के वो पेपर में दे देते हैं, तो आपको आंसर पहले से याद होता है, आप सॉल्व उसको दोबारा फिर भी करोगे, उसमें से चेंजेस देखोगे कि उसने कोई चेंज तो नहीं की स्टेटमेंट में। लेकिन बहुत दफा ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट उसने उठा के पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है वो पेपर में दे दिया, तो उसका फायदा ये होता है कि आपको टाइम में बचत हो जाती है। जब आप वो न्यूमेरिकल बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको पहले से याद होंगे। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे, आंसर देखोगे, सोल्व करोगे, फौरी तौर पे आपका आंसर आ जाएगा, तो आप उसको ठीक कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपने इन 3 बुक्स के लिए यूज करनी है। लास्ट नंबर पे आपकी इंग्लिश आती है। इंग्लिश के लिए एक ही फॉर्मूला है कि आपने उसकी ग्रामर के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितने एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं, आपको जहां से एमसीक्यूज मिले आप रूल्स पढ़ें, आपको टीचर बता रहा है आप रूल्स को रिवाइज करें। लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है, इंग्लिश में जो मसला आता है जो कि मुझे भी आया पूरे एमडी कैट में, ये होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के एमसीक्यू सोल्व कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं प्रोनाउन के एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे आ जाएंगे, मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। जब मैं नाउन के कर रहा हूँ या मैं किसी खास टॉपिक के कर रहा हूँ तो मेरे सारे सही होंगे। लेकिन जैसे ही हम वो मिक्स फॉर्म में एमसीक्यूज आते हैं तो वहां पे मसला आता है। सो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप रैंडम एमसीक्यू सोल्व करें। आप टॉपिक एक ही पढ़ें, आपने फॉर एग्जांपल पहले दिन नाउन का टॉपिक पढ़ा है तो आप पहले नाउन के एमसीक्यू सोल्व करें, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आप रैंडम एमसीक्यू सोल्व करें, आप देखें कि इसमें कहीं नाउन का रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं और रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा। इसी तरह जब आपके 2 टॉपिक्स हो जाएंगे तो आप फिर रैंडम एमसीक्यू कोशिश करें। तो जब आप रैंडम एमसीक्यू कोशिश करेंगे बार बार प्रैक्टिस करने की, तो एट द एंड क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जब आप बार बार एमसीक्यू करेंगे तो जो नया एमसीक्यू आएगा आपको याद आएगा ऐसा एमसीक्यू मैंने पहले भी किया था, तो उसमें ये आंसर था, तो आप बार बार लॉजिक जब डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। मसला ये होता है कि हम एक दिन में नाउन पढ़ लेते हैं, हम नाउन के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ लेते हैं उसके एमसीक्यू सोल्व करना शुरू कर देते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं उसके एमसीक्यू सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि जब हमारे पास मिक्स फॉर्म में पेपर आता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई होना है। सो उसके लिए यही ट्रिक है कि आपने सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व करने, फिर आपने रैंडम एमसीक्यू सोल्व करने, ताकि आपको पता चले कि रैंडम एमसीक्यूज और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जब आप इस तरह के एमसीक्यू सोल्व करेंगे फिर ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक समझ आएंगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रामर है वो बहुत इंप्रूव होगी। ठीक है, सो ये एक जनरल मेथड है आपका प्रेपरेशन का। इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी रह गई हैं, मतलब टाइम शॉर्ट है हमारे पास तो मैं सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो जो चीजें आपके पास रह जाएंगी वो आप मुझे जो बाद में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप बता दीजिएगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। तो अब हमारे जो है नेक्स्ट स्पीकर हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मोहम्मद, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, प्लस आपने सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया है कि क्या है, कैसे है, किस तरह पढ़ना है। तो आई होप सो कि सबकी जो है वो क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। तो जो हमारे साथ नेक्स्ट स्पीकर हैं वो अब्दुल रहमान एंड ही इज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस एट वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस
इन पंजाब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और वो भी जो है वो अपने टॉपिक के साथ आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने कोप अप करने विद द सिचुएशन। सो ओवर टू यू अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक आज जो है वो मैंने आपको बताना है कि अगर आपका एमडी कैट का स्कोर अच्छा नहीं रहा और आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने में कामयाब नहीं हुए, तो इसके बाद आपका जो कौन कौन सी फील्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाहिर बात है कि जो एमडी कैट है ना, वो मतलब कि आपका एक लाइफ चेंजिंग स्टेप है। ये मतलब आपकी सारी स्टूडेंट लाइफ की जो मेहनत है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप इस पे अच्छी तरह कोप नहीं करते तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं आप उस स्टेज में। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने अपने नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको आज गाइड करूंगा कि एमडी कैट के बाद अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पाते, तो आप कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब किस किस एरिया में आप स्ट्रगल कर सकते हैं, स्ट्राइव कर सकते हैं, पाकिस्तान में किस किस चीज़ का स्कोप है। तो सबसे पहले तो आते हैं कि हमें ये चॉइसेस किन चीज़ों को माइंड में रख के बनानी है। सारी बात है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारा इस चीज़ कर रहे हैं कि आप फ्यूचर अपना स्टेबल कर सकें, ठीक। जब आपका फ्यूचर स्टेबल होगा, आपने अपनी सारी स्टडी इसीलिए कर रहे हैं। तो हमें जब कौन सी भी फील्ड चूज़ करनी है वो हमने इस बेस पे करनी है कि उस चीज़ का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, या अगर आपने उस चीज़ को फ़ॉरेन के हिसाब से स्टडी करना है तो उसका क्या स्कोप है। तो अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ और आप रिपीट नहीं करना चाहते, तो मैं अभी आपको फील्ड्स बताऊंगा। आप उनमें से किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं ताकि आप अपना फ्यूचर स्टेबल कर सकें। सबसे पहले तो आते हैं कि एमबीबीएस के बाद आता है डीवीएम और बीडीएस के बाद डीवीएम। डीवीएम की जो डिग्री है, मतलब डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंसेज, ये बहुत सी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में करवाते हैं, जैसे यूआस हो गया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो ये और एक बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और बहुत सी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी करवा रहे हैं ये डिग्री। तो इसका पाकिस्तान में मतलब कि जैसे आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री का पाकिस्तान में वैसे ही वो स्कोप है। एक एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान। ये और इसका जो मेरिट है वो एमबीबीएस के बहुत क्लोज रहता है, ठीक है। अगर एमबीबीएस का मेरिट 90 पे क्लोज होगा तो डीवीएम का मेरिट जो है वो 89 88 तक रहेगा यूआस में, ठीक। इसके बाद यूआफ का मेरिट वो है वो उनका क्राइटेरिया अलग होता है और बीजीयू का क्राइटेरिया अलग होता है, तो इसके हिसाब से ही आता है। इसके बाद जो फील्ड आती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो आती है डी फार्म। बीडीएस डीवीएम के बाद डी फार्म की जो डिग्री है वो पीयू वगैरह पीयू और इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो करवाते हैं, जिनका क्राइटेरिया होता है ओपन मेरिट का। आपके एमकेट के मार्क्स जो है ऐसा इंक्लूड नहीं होते और ओपन मेरिट के हिसाब से ये चलते हैं। इसका मतलब अगर आप रिपीटर हैं तो आपको एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा कि इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपके 10% मार्क्स आपका जो एग्रीगेट होता है उसमें से 2% मार्क्स जो होते हैं ना, मतलब एफएससी के 2% मार्क्स हर अटेम्प्ट के साथ आपके डिड्यूस होते रहते हैं हर साल। तो अगर आप डी फॉर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस साल आपने एमकेट दिया है उसी साल आप ये अपने एफएससी के मार्क्स के बेस पे इसमें एडमिशन लें। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपके 2% एफएससी के मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे, तो आपको ये डिफिकल्टी होगी नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा जो आता है फील्ड, इसके अलावा एक फील्ड जो है वो मेडिकल की नहीं है, मतलब जो मैं इसको प्लेस करूंगा अपने हिसाब से कि सबसे पहले मैंने एमबीबीएस को प्लेस किया, फिर बीडीएस को प्लेस किया, फिर मैंने डीवीएम को प्लेस किया, फिर डी फार्म को प्लेस किया। इसके बाद मैं प्लेस करूंगा सीए। सीए एक नॉन मेडिकल फील्ड है, मतलब एक एफएससी प्री मेडिकल का बच्चा जो है वो भी इसको अडॉप्ट कर सकता है अगर आपका एमकेट में एडमिशन नहीं हुआ। तो सीए इज वेरी टफ फील्ड रिलेटिव टू द अदर फील्ड जो मैंने डिस्कस किए हैं अभी। मतलब एमबीबीएस के पैरेलल ही इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हैं इसको ऑफर करते हैं। इंस्टीट्यूट्स मतलब अकेडमीज एज सच तो इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, मतलब इसमें आपने सिर्फ एग्जाम देना होता है इसका।
तो आपको इसके लिए एमकैट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एफएससी की मार्क्स की बेस में आपको डिफरेंट अकेडमीज स्कॉलरशिप ऑफर करेंगी। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो आपको एडमिशन देंगे और आपका टेस्ट, आपके जो पेपर्स हैं वो कंडक्ट करवाएंगे। मतलब इसका प्रोसीजर जो आपको तो वो एडमिशन की साइट्स उनकी अकेडमीज के थ्रू ही मिलेगा, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो सीए जो है ये एक बहुत बेस्ट फील्ड है अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट रहा है तो यू आर वेल एंड गुड टू ज्वाइन दिस। सीए के बाद मैं प्लेस करूंगा बीएस न्यूट्रिशन को। बीएस न्यूट्रिशन जो है वो 4 साल कोर्स होगा, और इसमें आपने क्या करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये करवाया जाता है, जैसे युवास वगैरह, युवाफ वगैरह, बीजीयू, इससे पीयू भी करवाती है वैसे। तो इसको आपने इस के थ्रू एडमिशन लेके आप ये टैकल कर सकते हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि एडमिशन के लिए आपने हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करना है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, मतलब कि वो इतना उनके पास पाकिस्तान में इतना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और इतनी हेल्प नहीं करते जिस तरह आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वेल स्टैब्लिश होते हैं। और तो आपने हमेशा गवर्नमेंट को प्राइवेट के ऊपर प्रेफर करना है, ताकि आपका मेरिट बेस भी बन सके, और आपकी और उनके पास लैब्स वगैरह और टीचर्स वगैरह, तो वो सारा गवर्नमेंट के पास बेटर तौर पे वो होते हैं। इसलिए आपने हमेशा गवर्नमेंट को प्रेफर करना है प्राइवेट के ऊपर। बीएस न्यूट्रिशन के बाद हम आएंगे बैचलर ऑफ साइंसेज। बैचलर ऑफ साइंसेज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर करती है। ये भी आपकी एफएससी के मार्क्स की बेस पे आपका इसमें एडमिशन होगा। इसके बाद आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान में। इसका पाकिस्तान में अभी मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है, आइंदा आने वाले सालों में भी ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। ये डिग्री जो बेस्ट ऑफर कर रहा है पाकिस्तान में वो पीयू का डिपार्टमेंट कर रहा है, और उसका मेरिट आपके एफएससी के मेरिट के हिसाब से आपको वो एडमिशन देते हैं, और बहुत हाई मेरिट होता है इसका। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एमकैट से जल्द अज जल्द आप इस फील्ड को अडॉप्ट करें, क्योंकि एक तो इसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एफएससी के मार्क्स आपको पता है, जैसे कि जो हमारा ये सिनेरियो चल रहा है, ये जो रिसेंट ईयर्स गए हैं इनमें एफएससी के मार्क्स बहुत जंप किए हैं। तो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 1000 प्लस होता है। ठीक, तो आप अगर जितनी जल्दी एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा आप जा सकते हैं बीएस ऑप्थेल्मोलॉजी में। बीएस ऑप्थेल्मोलॉजी कई आपको ऑफर करता है, कई के अलावा और 2-3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ये ऑफर करेंगे। ये फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है। इसके अलावा आप एमएलटी या डीपीटी की तरफ भी जा सकते हैं। एमएलटी और डीपीटी के इलामा इकबाल और इसके अलावा 2-3 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इसको ऑफर करते हैं। तो ये दो बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड्स हैं पाकिस्तान में, और डीपीटी के आपको और प्राइवेट कॉलेजेस भी इसको ऑफर कर रहे हैं, डीपीटी को और एमएलटी को। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपको इनके लिए एमकैट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एफएससी क्राइटेरिया होता है इनका, क्योंकि एमकैट आपको सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन देगा। उसके अलावा आपने जिस फील्ड में भी अप्लाई करना है तो उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होगा, वो एफएससी के डिफरेंट मार्क्स को क्राइटेरिया बनाते हुए आपका एडमिशन करेंगे। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे एमकैट के बाद वो आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद आप आते हैं लैब टेक्नोलॉजीज में। ठीक, लैब टेक्नोलॉजीज जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी डॉक्टर होगा उसने जो भी टेस्ट करवाने हैं वो उसने लैब के थ्रू करवाने हैं। ठीक, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल चीज़ में डिप्लोमा हासिल करेंगे तो आपका कैरियर बहुत जल्दी बिल्ड अप हो जाएगा। तो आप इन डिफरेंट लैब टेक्निक सीख के एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे आप मार्केट में न्यू स्टूडेंट के तौर पे उभर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। इसके अलावा आप बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं।
ये फील्ड भी आपको, अगर आप लाहौर के स्टूडेंट हैं तो पीयू और पीयू में आपको ये ऑफर करेगा। इसके अलावा डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इसको कवर अप करते हैं। तो आप एडमिशन के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन साइट्स पे जा जल्द से जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, ताकि आपका जो चांस है वो मिस ना हो, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो BS फूड चेन सप्लाई मैनेजमेंट है। BS फूड चेन सप्लाई मैनेजमेंट के अलावा BS इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, BS एग्रीकल्चर है, BS एनिमल्स साइंसेज है एंड BS एनिमल न्यूट्रिशन है। अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा आप जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह या किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं, उनमें इन फील्ड्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आपका जहन ये है कि आप फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या यूरोप भी जो है वो इसमें बहुत आगे चला गया, कनाडा वगैरह में। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री की किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो आपको हाथों हाथ लेंगे। आपका वहाँ पे मतलब बहुत जल्दी आप सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो उनके वो डेयरी फार्मिंग है, वो प्रोफेशनल लेवल पे इस चीज़ को लेके गए हुए हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा BS बायोलॉजिकल साइंसेज, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड BS डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी जो हैं ये FSC प्री मेडिकल की फील्ड हैं, जिनका आपको आमतौर पे इल्म नहीं होता, तो आप इनको स्किप कर देते हैं। लेकिन इनका पाकिस्तान में या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे, उधर इनका स्कोप है और आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं MD-CAT के बाद। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आपको डिप्लोमास ऑफर करते हैं। वो डिप्लोमास 3 इयर्स डिप्लोमास होंगे, 2 इयर्स डिप्लोमास होंगे। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं कि आप लॉन्ग रन में अपनी एजुकेशन को लेके जाना चाहें, तो आप उन डिप्लोमास को करके किसी भी मतलब 2 या 3 साल का डिप्लोमा करके आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। या और उस डिप्लोमा को करके आप किसी भी अरब मुल्क में जाके वो वहाँ पे आपको जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स जो आपको 2 या साल में 2 बार आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, एक सितंबर में आता है और एक दिसंबर के अराउंड बोर्ड आता है। तो 2 PMA कोर्सेज आते हैं 1 साल में। तो आप FSC के स्टूडेंट्स, बीइंग FSC स्टूडेंट्स, तो आपका ये चांस है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एन आर्मी कैडेट आप जाना चाहते हैं बीइंग सेकंड लेफ्टिनेंट, तो आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो आपके इनिशियल टेस्ट होगा, ISB क्लियर होगा। ISB के बाद आपको वो अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो मेडिकल सब कुछ क्लियर करके वो आपको काकूल अकेडमी बुलाएंगे और उसके बाद सब जो ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जाके आपके इंडक्शन कर ली जाएगी एज एन सेकंड लेफ्टिनेंट। और वो 2 इयर्स आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट जो हैं वो इंडक्ट कर लिए जाएंगे आर्मी में। तो ये बताने का मकसद सारा कुछ ये था कि अगर आपका MD-CAT में एडमिशन खुदा ना ख्वास्ता नहीं होता तो आप डिसहार्ट ना हो इतने, ठीक है। अगर आपने रिपीट नहीं करना तो फिर भी आपके पास बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें आप स्ट्राइव करके, स्ट्रगल करके अपना कैरियर बिल्ड अप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। आप किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका बेटर रिवॉर्ड देंगे। तो इसलिए डिसहार्ट होने से बेहतर ये ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, अपने माइंड को दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाएं कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे किसी और काम के लिए पैदा किया हो और मैं उस फील्ड में अपना कैरियर ज़्यादा अच्छा बिल्डअप कर सकता हूँ। तो और इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लेट करते जाएंगे तो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक
टाइम स्पैन के अंदर अपना एडमिशन फॉर्म बंद कर लेते हैं। अगर आप जितना लेट करेंगे उसका आपको नुकसान होगा कि एडमिशन बंद हो गए, फिर आपने 1 साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपने रिपीट में नहीं जाना तो जितनी जल्दी इस चीज़ में आएंगे कि मैंने जितनी जल्दी अप्लाई करना है उसके लिए फ़ायदा होगा। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का ये भी होता है कि वो 2% मार्क्स या 4% मार्क्स आपके पर ईयर डिड्यूस करते हैं एफएससी के, कि अगर पीयू में आप एडमिशन लेंगे तो अगर आपके फ्रेश कैंडिडेट हैं उसी ईयर में आपने एफएससी किया है तो वो आपके कोई मार्क्स डिड्यूस नहीं होंगे। हाँ, अगर आप उससे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे पीयू के किसी भी डिप्लोमा में या जो भी आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आपके 2% मार्क्स डिड्यूस हो सकते हैं। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। So thank you so much अब्दुल, और वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय अब्दुल रहमान। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हर फील्ड के बारे में कि अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते और तो आप दूसरी फील्ड्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सो हमारे साथ जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं अक्सा, एंड शी इज़ ऑल्सो एन MBBS स्टूडेंट एट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। सो वो भी आपको अपना स्पेसिफाइड टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जिनका टॉपिक मेरे ख्याल से स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को इशू होता है। सो ओवर टू यू अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, इसके हवाले से स्ट्रेस में जो MCAT स्टूडेंट्स में जो इसमें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं स्ट्रेस के लिए, पहली बात तो ये कि उनकी जो स्टडीज़ है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, या उसमें आपकी कोई डेफिशिएंसीज आ रही होती हैं, आप कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहे होते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले यही है कि आप अपने सारे जो टॉपिक्स हैं और आपके क्योंकि स्टूडेंट को ये पता होता है कि वो किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा है, तो उस पर फोकस करें और अपनी तैयारी को, जैसे कि इनिशियल स्पीकर्स ने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं उसके मुताबिक इसको आप सुनकर इसके मुताबिक चलें, प्रॉपर अपना स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी बनाकर उसको फॉलो करें। जब आपकी जो है नॉलेज होता है आपके पास, जब आपकी स्टडीज़ प्रॉपर जारी होती हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होता है कि आप ठीक जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे कुछ स्टूडेंट्स में ये भी होता है कि आपके तैयारी भी प्रॉपर है, आप अपना पूरी एफर्ट दे रहे हैं, टाइम प्रॉपर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वरीज होती हैं, गट फीलिंग आ रही होती है कि पता नहीं क्या होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है जब आप इसको अपने नर्व्स में बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि ये जो है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो अब जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा आप उसको कॉन्शियस होंगे उसके लिए, वो उतना ज़्यादा आपको जो है आपके नर्व्स पे सवार होगी और उतना ज़्यादा आपके स्ट्रेस के लिए का बाइस बनेगी। इसके लिए कॉन्शियस हों, यानी उस पर एफर्ट दें, लेकिन इसको अपना जो है डू एंड डाई का प्रॉब्लम ना बनाएं, क्योंकि जैसे अगर आपके पास बाकी ऑप्शंस जो हैं दूसरी फील्ड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है और उसके वो आपने एक साइड अपने उसके लिए रखी हुई हैं, जैसे कि इससे मुझसे पहले जो अब्दुल रहमान ने तमाम फील्ड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जब आप उनके बारे में भी आपको ये होगा कि आप इसके बाद दूसरे को क्लिक कर सकते हैं, तो इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। यानी कि आपकी ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर फेलियर है तो मतलब कि लाइफ का फेलियर हो गया, अब आगे जो है ना एक ब्लैंक सिचुएशन बन गई है। तो दूसरा फैक्टर इसमें यही है कि आप अपने दूसरे ऑप्शंस को भी देखें और उसके बाद अपने जो है स्टडीज़ पे फोकस करें। तो जो भी उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है, तब जब आप फिर उस रिज़ल्ट पे आपका हार्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट दी है और उसके अलावा मेरे पास बाकी ऑप्शंस भी हैं। अब बेशक आप रिपीट की तरफ जाएं या बाकी ऑप्शंस लें, है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो हो चुका वही आपके लिए बेस्ट हुआ है। इसी ने आपके लिए अगले जो आपका अगला रूट है उसके लिए नए दरवाजे खोलने हैं, नए ऑप्शंस खोलने हैं। तो इस चीज़ पर फोकस करें। बाकी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो मैंने कुछ केसेस भी डील किए हैं काउंसलिंग में, उसमें भी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि हमें जो है कितने घंटे देने हैं।
तो MBBS MCAT के स्टूडेंट्स ये मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने पूरा दिन, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट या 10 आवर्स या 15 आवर्स ये कहीं से उनको गाइडलाइंस मिलती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है। आप आवर्स के मुताबिक अपने आप को नहीं देख सकते कि कोई भी शख्स आवर्स के मुताबिक आप पूरी तरह से नहीं डिवाइड कर सकते, बल्कि आपने अपने और अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए बेशक उसको आप 2 आवर्स के साथ गैप के साथ 2 आवर्स अपना एक सीटिंग हो एक टाइम पे आपकी, और फिर स्टडी आवर्स को 2 आवर्स करके या 3 आवर्स करके अपने पूरे दिन के शेड्यूल में डिवाइड कर दें और उसके मुताबिक चलें। बाकी गुड लक। Okay, so Aksa, anything you wanna add? स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से यही मेरी इंस्ट्रक्शंस थी। बाकी अगर आपने लोरिंग कुछ ऐड करना है तो कर दें, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हम उनको एड्रेस कर लेते हैं। Okay, वो at the end session रख लेते हैं. Thank you so much Aksa, very well explained. Okay, so मेरे जो गेस्ट स्पीकर्स थे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि सब्जेक्ट वाइज बता दिया उन्होंने, फील्ड्स अदर देन MBBS डिस्कस हो गई हैं, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट डिस्कस हो गया है। सो मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो है बहुत से स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि हम MCQ कहीं गलत ना कर दें, जब वो पढ़ते भी हैं लेकिन उनको फिर भी वो इस डर से, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मैंने काउंसल किया वो ये कहते हैं कि मैंने पढ़ा था, मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्यों सॉल्व नहीं किया, तो दे से कि और हमें डर लगता है हमारे MCQs ना गलत हो जाएं। तो ये एक बच्चों में बहुत होता है जो कि है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, को एतमादी नहीं होती। तो वो सबसे पहले ये है कि अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को इरेडिकेट करें, जस्ट एलिमिनेट द नेगेटिव थॉट्स इन योरसेल्फ। वो ऐसे आएगा कि आप खुद को जो है दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। बेसिकली जब आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। आप अपनी इंसल्ट करें जब आप अपनी सलाहियतों को दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, वो दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी कैपेबिलिटीज सलाहियतें डिफरेंट होती हैं दूसरे इंसान से। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि विजुअलाइज योरसेल्फ, अपने आप को विजुअलाइज करें, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को इरेडिकेट करें और अपने अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो लेके आए। अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से बंद करें। दूसरी बात मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस योर सेल्फ पैशन, अपना जो पैशन है, अपना जुनून है, उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने अपना जो केई उनका ड्रीम लैंड है या फिर अलामा इकबाल जो उनका ड्रीम लैंड है, तो उन्होंने वो पिक्चर जो है वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाई होती है, अपने रूम में उसकी पिक्चर्स लगाई होती हैं। तो ये भी जो है जब आप अपने रूम में आते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं, तो आप बार बार उस चीज़ को जो है वो देखते हैं, उस कॉलेज को देखते हैं जहाँ जो आपका ड्रीम लैंड होता है, तो आपके अंदर एक पैशन जो है वो डेवलप होता है कि मैंने जाना है, मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये है प्रैक्टिस योर सेल्फ पैशन, अपने सेल्फ पैशन को प्रैक्टिस करें, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि या मैंने करना है, मैंने इसको करना है। एम्ब्रेस योर डाउट्स। माय थर्ड पॉइंट इज अपने डाउट्स को, जो भी आपके माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस चल रहे हैं उनको एम्ब्रेस करें, उनसे दूर ना भागें, ठीक है। फियर को फेस करें ताकि आप अपने फ्यूचर में जो है एडमिशन सिक्योर कर सकें। जब आप उसको फेस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। और दूसरी बात, एक जो मैं केस अक्सर काउंसिल करती हूँ उसमें बच्चे आके कहते हैं कि डर लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप उस चीज़ के बारे में क्यों डरते हैं जो कि अभी आई ही नहीं है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं, बल्कि हदीस है कि तुम मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज़ की क्यों टेंशन लेते हैं जो कि अभी आई ही नहीं है। आप सिर्फ उस चीज़ की टेंशन लें जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना और अच्छा पढ़ना। सिर्फ ये चीज़ आपके हाथ में। बिलीव मी, जब मैंने MCAT क्लियर किया इन 2018 तो आपको पता है कि कैसा टेस्ट आया था। उसमें कुछ जो है फिजिक्स का पोर्शन कुछ थोड़ा सा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि फ्रेशर्स के लिए मुश्किल हुई थी। वो ऐसा था कि जब मैंने पेपर सॉल्व किया, जब मैं बाहर आई हूँ तो आई वॉज नॉट
मच वरीड, मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं अपना 101% दे चुकी थी ऑलरेडी। और मतलब मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था कि बस ठीक है, मैंने अपना 110% में जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने कर दी, बस इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और सिर्फ पढ़ना है, और बाकी जो है वो सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। तो अपने फियर्स को एम्ब्रेस करें, उस चीज़ की टेंशन ना लें जो कि आई नहीं है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सीट बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या कोई अल्लाह दीन का चिराग हासिल हो जाएगा, हमें एडमिशन सीट मिल जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। जस्ट पढ़ें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के पढ़ें और मेहनत करें। अच्छा, एक और पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो करंट आपका सिनेरियो चल रहा है, क्वारंटीन जो कि आप करंट सिचुएशन चल रही है, इसको बहुत अच्छी तरह आपने यूटिलाइज करना है। इसको कैसे यूटिलाइज करना है कि अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको जहन में रखना है। ये बहुत 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 मैं कहती हूँ कि एक सुनहरी मौका है आपके पास, इवन रिपीटर्स के पास तो बहुत ज़्यादा सुनहरी मौका है कि इतना ज़्यादा उनको एम्पल टाइम मिल रहा है, क्योंकि जो रिसेंट वीसी यूएचएस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये सितंबर में लिया जा सकता है, क्या पता अक्टूबर के शुरू में लिया जा सकता है, तो आपके पास एम्पल टाइम है। मैं अगर काउंट करूँ तो आप जून से कैलकुलेट करें, आपके पास 4 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं, तो आप इसमें अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ सकते हैं आप, मोहम्मद ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करें पढ़ने में और आप डेफिनेटली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। और यही सारी थी बातें जो कि मैं बताना चाहती थी। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस साल चूँकि सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो चेंज हुई हैं, और आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे ऑन ग्राउंड कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो सारे जो सेशंस होंगे एकेडमीज वगैरह वो भी क्या कहते हैं इसको ऑनलाइन ही करवाएंगे। तो हर चीज़ चेंज हुई है, सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लीप की तरफ आएँ, लीप को ज्वाइन करें, इसके ऑनलाइन सेशंस हैं, दे आर वेरी मच यूजफुल एंड हेल्पफुल। और एट द एंड मैं यही कहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो भागते हैं, ये कर लें वो कर लें, हम ये अकेडमी ज्वाइन करें वो अकेडमी ज्वाइन करें। एक कॉमन ट्रेंड होता है कि बच्चे जो है ना वो 30A की तरफ भागते हैं। अगर मैं नाम ले लूँ, चलिए मैं नाम ले लेती हूँ बच्चे के, उसके 30A की तरफ भागते हैं, भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बड़े बड़े टीचर से पढ़ के आपको, ऐसा नहीं होता। पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अंदर, आपके अपने अंदर पैशन होगा, अपने अंदर टैलेंट होगा, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। इवन घर में बैठ के, घर में पढ़ के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो कोई और सोर्स लेंगे, अवेल करेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी हैं, और उसके अलावा पॉलिसीज के हवाले से जो बातें वीसी ने डिस्कस की हैं वो ये हैं कि पॉलिसी चेंज हो सकती है, 20 की जा सकती है, और सिलेबस के बारे में भी फिलहाल कोई बात नहीं की गई, तो 2019 वाला सिलेबस ऑन गोइंग था, वही जो है वो चलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग प्रिपरेशन करें और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। जो मेरी तरफ से बातें थी वो मैंने जो है वो डिस्कस कर दी हैं। सो लास्ट में जो है वो हम एक Q&A सेशन जो है वो ऐड करेंगे, और जिसमें हम क्वेरीज के आंसर्स जो हैं वो बताएंगे आप लोगों को। होप सो सेशन जो है वो बहुत यूज़फुल रहा होगा। अपनी तरफ से तो हम सब ने बहुत अच्छी तरह कोशिश की है कि आप लोगों को सारी जो है वो अ, जो भी प्रॉब्लम्स एमकेट स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो अब तक पहुंचाई जाए। सो मैं सारे गेस्ट्स को जो है वो इनवाइट ओके, सारे स्पीकर्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो लास्ट में हम Q&A सेशन ऐड करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो की जाए। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लासेस लेना ज़रूरी है क्या?
मेरे साथ कोई गेस्ट स्पीकर इसका आंसर करना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन इनका ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना जरूरी है क्या? अच्छा, क्लासेस लेना इस सेंस में अगर आप पूछ रहे हैं कि आपने सिलेबस कवर करना है, क्योंकि आपको पता है इस दफा ऑन ग्राउंड क्लासेस हो ही नहीं रही। अगर आपके कोई ट्यूटर अवेलेबल है या आपके कोई भाई हैं या कोई आपके सीनियर हैं या कोई रिलेटिव हैं जो आपको गाइड अच्छा कर सकते हैं और आप घर में तैयारी कर सकते हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि आप वहां पे डेली पढ़ें, और इसलिए अगर आपको अच्छी गाइडेंस घर में मिल सकती है, आपको कोई ट्यूटर अवेलेबल है, तो आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास सहूलत नहीं है और आप घर में नहीं अच्छे से पढ़ सकते, तो कोई ना कोई आपको सेशन ज्वाइन करना पड़ना है। उसकी रीजन ये होती है, सेशन ज्वाइन करने का या एमडी कैट क्लासेस ज्वाइन करने का ये पर्पस नहीं होता कि आपको आता कुछ नहीं है। उसका पर्पस ये होता है कि आपकी एक रूटीन सेट हो जाए। आप एक रूटीन के तहत एक सिलेबस जो आपको दिया जाता है और एक पूरा आपको स्केड्यूल दिया जाता है कि ये इसे आपने स्केड्यूल के अंदर अंडर पढ़ना है, तो इसलिए जरूरी होता है। क्लासेस लेना भी इसलिए जरूरी होती है कि आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के अंदर आप डेली का लेक्चर लेंगे, फिर उसमें जो आपकी क्यूरीज होंगी वो आप पूछेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आपने डेली का टीचर से पूछना है, जो आपको नहीं समझ आएगी टीचर्स ने आपको बताना है। प्लस एक जो चीज मैंने आपको ऐड कर दी कि एक शेड्यूल होता है, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो अगर आपके पास घर में कोई अवेलेबल है जो आपको गाइड कर सकता है, तो आप जरूर पढ़ें। नहीं तो आप जो ऑनलाइन सेशन जरूर ज्वाइन करें कोई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है टाइम टेबल ड्यूरिंग एमडी कैट प्लस रूटीन। अच्छा, जो टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल का ना मैं आपको कोई पेट इस तरह नहीं बता सकता कि आप इतने घंटे पढ़ें। मैं ना एक सिंपल वर्ड यूज करूंगा कि आप एक ना डेली का टारगेट बनाएं कि आपने इतना पढ़ना है। वो टारगेट आपका 5 घंटे में अचीव हो जाए, 6 घंटे में अचीव हो जाए, 10 घंटे में अचीव हो जाए, या पूरी रात आपको लग जाए, आपने वो टारगेट कंप्लीट करना है। मैं जब एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ये पर्पस नहीं होता था कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ना या आज मेरा इतनी रूटीन बनानी। मैंने ऐसी कभी भी रूटीन ऐसी सेट नहीं की कि मैं इतना पढ़ूंगा डेली, क्योंकि उस तरह कभी भी आपसे फॉलो नहीं होता। अगर हम आवर्स सेट कर लेते ना कि इतने आवर्स पढ़ना है, तो वो कभी भी नहीं हमारे पास कंप्लीट होते। तो मेरा तरीका यही था कि मैं डेली का एक टारगेट सेट करता था। फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट हुए, तो मैंने कोशिश ये करता था कि 4 सब्जेक्ट का जो काम डेली का वहां पे हुआ अकेडमी में, वो वाला चारों सब्जेक्ट का वो वाला काम करता था। प्लस मेरी ये कोशिश होती थी कि बायो का जो अगले दिन का टॉपिक है वो मैं तैयार करूं, प्लस कोई टेस्ट वगैरह होता था तो वो मैं तैयार करता था। अगर आप डेली का इतना काम भी अच्छे से कर लेते हैं ना कि आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल उसको 100% फॉलो कर लेते हैं, तो वो काफी होता है। सो बेसिकली इट्स अबाउट टारगेट कि आपने डेली का क्या पढ़ना है, इट्स नॉट अबाउट कि कितना पढ़ना है। सो इसके शेड्यूल सिंपली यही है कि आपने सबसे पहले लेक्चर लेने, जो भी आपके ऑनलाइन इस दफा आपने ज्वाइन करनी है। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद आपने रेस्ट करनी है, क्योंकि आपने घर में ही होना है। आप 1 घंटा रेस्ट करें, उसके बाद आपने नमाज वगैरह पढ़नी, जो भी पढ़ के उसके बाद आप बैठ जाएं। सबसे पहले आपने जो करना है वो आपने करना है बायो का काम। ठीक है, बायो का काम आप करें, उसमें जो चीजें आपको जिस तरह बताइए आप अपने लेक्चर प्लस नोट्स सारी कंपैरिजन करें, उसको नोट्स में ऐड करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने जो करना है वो आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई सब्जेक्ट करें। और उसके बाद रात को बिल्कुल सोते हुए या सुबह उठ के सुबह सुबह आपने इंग्लिश को टाइम देना है। ठीक है, और सुबह उठ के आप बायो को भी टाइम दे सकते हैं। जो आपने यानी रट्टे वाली चीज करनी, तो आपने कोशिश करनी सुबह जल्दी उठना है, रात को आप थोड़ा जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठे। सुबह उठ के जितना आप ज्यादा रट्टे वाली चीजों को टाइम दे सकते हैं ना, उतना आप सुबह टाइम दें। ठीक है, हमारी दफा तो वो कैब बहुत ज्यादा थी, तो मैं सुबह उठ के वो कैब याद करता था और उसके साथ मैं जो है वो बायो की तैयारी करता था। ठीक है, रात तक आप बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर लें। बायो का अगर कुछ याद करने वाला रह गया, प्लस इंग्लिश की अगर कुछ चीजें, तो आप सुबह उठ के कर लें। तो इट्स अबाउट कि आपका टारगेट क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ना है। तो ये आई थिंक आपको इसमें चीज क्लियर होगी। अच्छा, ये जो प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे स्पीकर्स भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अगर बाकी जो स्पीकर उनमें से कोई ऐड करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। Can you please tell that whether SAT exam or the MD is able? अच्छा, इसमें आपको एक चीज बताऊं, अगर एमडी कैट की तरफ आते हैं ना, उसमें आपके पास आगे काफी ज्यादा आपके पास फील्ड्स में मतलब काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करती हैं। तो आई थिंक एमडी कैट, और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सैट के बारे में मुझे एग्जैक्ट कोई उस तरह का नॉलेज नहीं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकता। बाकी अगर कोई स्पीकर्स में से बताना चाहता तो बता
बिलाल आपको कुछ पता तो आप ऐड कर दें यहाँ पे। एग्जाम्स sorry, I बेसिकली वो have no idea about it. अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आप बाद में ये जो क्वेश्चन है आप हमारे पेज पे फॉरवर्ड कर दें, हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इनबॉक्स में दे देंगे। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने चीजें बुक पे नोट करनी है या नोट्स बनाने हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से कि आपने बुक पे चीजें नोट करें। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है, अगर आप बुक पे नोट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप अलग से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। जो बुक पे नोट वाली चीज है वो इस तरह से है कि फिर आपको बुक के ऊपर मतलब आप स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करेंगे या आप बुक के साथ लिखें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है कि आपने बस मेन जो फोकस है वो इस चीज पे रखना है। बायो में खास तौर पे मैं बार बार आपको इस चीज पे तवज्जो दिला रहा हूँ कि अनइम्पोर्टेंट चीजों को काटना है, अनइम्पोर्टेंट चीजों को कट करना है। क्योंकि हमारे टीचर जो थे हमें एक चीज समझाते थे कि एमडी कैट इज ऑल अबाउट कि आपने कितनी चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट की हैं, ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितनी चीजें वहां से निकाल दी हैं बुक से और कितनी चीजें आपने अपने पढ़ने के लिए बचाई हैं। आप उसकी बुक पे भी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, आप रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज वाले जो पॉइंट्स हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप रजिस्टर पे जरूर अलग से नोट करें। जो एमसीक्यूज खास तौर पे आपको टेस्ट के दौरान नहीं आते या आपको कॉमनली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा, या फिर जो बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है आपके एक टेस्ट में है, दो टेस्ट में है, आपने यूएचएस का पेपर देखा है पास्ट वहां पे आया हुआ है, वो वाले एमसीक्यूज आप लाजमी जो रजिस्टर पे नोट करें। क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ कि उसी एमसीक्यू से रिलेटेड यानी उससे मिलता जुलता एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। सो आप बुक पे भी कर सकते हैं और आप रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में जो है वो इजी रहते हैं और आप किस तरह इजीली उसको कर सकते हैं। अच्छा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट के बारे में। अच्छा एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अच्छे नहीं होते या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सो मैं ऑल्दो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हूँ, बट एक ये बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन बन गई है ना कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में तस्वुर करना स्टार्ट कर देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्राइटेरिया भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा मेरिट का डिफरेंस होता है। यानी ऐसा है कि अगर आपका लास्ट मेडिकल कॉलेज जो डेरा गाजी खान का मेरिट खत्म हुआ उसके बिल्कुल बाद प्राइवेट का मेडिकल का मेरिट शुरू हो जाना है। सो स्टूडेंट तो वही है, जिनका मेरिट भी वही है, उतने ही आपके जितने ही ज़हीन होंगे उतने ही इंटेलिजेंट होंगे। और ऐसा भी है कि यूएचएस के अगर आप पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री देखो तो बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने पोजीशंस ली हैं, ठीक है। सिर्फ इशू ये आता है कि अगर आप फ्री अफोर्ड कर सकते हैं और आप रिपीट नहीं करना चाहते और आप गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते तो आप इजीली वहां से प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। इवन कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कुछ गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस से भी अच्छे इन स्टडी पैटर्न प्रैक्टिस के थोड़ा हट के अगर स्टडी की बात करें तो बहुत से मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आगे प्रैक्टिस में आता है, लेकिन वो आप अगर हाउस जॉब वगैरह और आगे जो है आप स्पेशलाइजेशन में गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप वहां पे फी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट वालों का क्या होगा, एनी आइडिया? अच्छा एक बोर्ड्स ने जो है वो स्पेशल एग्जाम जो है वो अनाउंस किया है, उसकी डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं हुई और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि वो एमडी कैट के बाद होगा या एमडी कैट से थोड़ी देर पहले होगा, ठीक है। सो जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये सजेशन है कि आप लोग जो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वहां पे अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें। वहां पे जो कंट्रोलिंग एग्जामिनर हैं जो आपकी वेबसाइट्स हैं उस बोर्ड की रिस्पेक्टिव की, वहां से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लें और उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। उनसे पूछिए कि सर मतलब हमारे कभी एग्जाम होंगे। अभी तक जो उन्होंने डेट्स दी थी वो अगस्त की दी है कि अगस्त में होगा और आपका एमडी कैट सितंबर में, ठीक है। सो आपकी जो एक दो पेपर आपने इम्प्रूव करने तो अगस्त के अंदर होंगे। जो अभी तक डेट्स दी हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, आगे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आगे कंडीशन कंट्री की कैसी होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे फॉरवर्ड करें। ये लैब्स कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की अच्छी है? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं।
आई थिंक सो इन्होंने ऑपरेटर्स के हवाले से मतलब पूछा है कि ऑपरेटर्स कौन सी लैब्स में अच्छा होता है। लैब्स एज सच अगर हम इस तरह डिस्क्राइब करें ना कि कौन से मेडिकल अगर हॉस्पिटल की या कॉलेज की बात करें तो मेन जो लैब होती है हमारी मेडिकल कॉलेज में वो पैथोलॉजी लैब होती है, ठीक है। बाकी जो लैब्स होती हैं उनकी एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती आगे प्रैक्टिकल जो हमारी फील्ड होती है उसके अंदर, ठीक है। तो पैथोलॉजी लैब जो है, पैथो लैब ना हर जो कॉलेज है या हर जो हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने ना स्पेसिफिकेशंस होती हैं। कुछ लैब्स के अंदर कुछ टेस्ट अच्छे होते हैं, कुछ के अंदर दूसरे टेस्ट अच्छे होते हैं। सो हम एज सच किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी मेडिकल कॉलेज को इस तरह नहीं बता सकते कि इसमें लैब जो बहुत अच्छी है और इसमें नहीं है। हर एक में कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ में कुछ टेस्ट अच्छे होते हैं। जैसे सर्विसेज है उसमें बहुत सारी लैब जो है बहुत जदीद बनी है, ठीक है। अगर जिना की बात करें वहाँ न्यूरो के रिलेटेड जो है वो बहुत अच्छी लैब्स बनी है। सो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल में और उनके वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कैसी है और कैसे वहाँ पे जो है वो खास डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो एज सच हम ये नहीं बता सकते कि किस हॉस्पिटल की लैब अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इवन 2-3 डेज, हाउ टू मैनेज दिस। इसमें सबसे पहला तो तरीका यही है ना कि अगर आप ने सेशन ज्वाइन किया तो आपको ऑनलाइन जब लेक्चर होता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका लेक्चर हुआ उस दिन आपको टाइम नहीं मिला या आप बिजी हो गए तो आपका वो टॉपिक रह गया या फिर आपने कोशिश की कवर करने की फिर भी आपसे कवर नहीं हुआ, ठीक है। So, इसमें ये होता है कि आप जो है नेक्स्ट डे के ऊपर उसको लेके जाएं तो आपने बाकी काम मैनेज करने के बाद इसके लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखें, ठीक है। और थर्ड चीज ये होती है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे होते हैं ना, फर्स्ट रीडिंग में आपका टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी मैंने आपको सजेशन पहले ही दे दी कि बायो में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। जब आप चैप्टर को बार बार रीड करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है चैप्टर को रीड करने में। सो उसके लिए आप जितनी जल्दी अनइम्पोर्टेंट चीजों को वहां से निकाल देंगे चैप्टर से, आपका उतना टाइम बचता जाएगा। यानी कुछ लाइंस अनइम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टूड होते हैं जो आपने, अब जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा ना। सो ऐसी तमाम अनइम्पोर्टेंट चीजें और जो अंडरस्टूड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप कट कर दें। और या फिर समटाइम्स जो मैं करता था वो ये करता था कि अगर एक पैराग्राफ है पूरा, उसमें कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट की चीजें हैं तो मैं उस पूरा पैराग्राफ को कट करके उस 2-3 चीजों को या 2-3 लाइन जो उनको ऊपर लिख लेता था कि इस पूरा पैराग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। सो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये जो फर्स्ट रीडिंग है आपने उसके अंदर टाइम कंज्यूम होगा आपका, सारी बुक्स पे होगा। लेकिन जब आप जैसे जैसे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएंगे हर रिस्पेक्टिव रीडिंग पे जो आपकी जैसे जैसे नेक्स्ट रीडिंग आती जाएगी आपका जो ओवरऑल सिलेबस है वो कम होता जाएगा। सो एट द एंड जो आप लास्ट डे पे जाएंगे तो आपको एक चैप्टर में जो है आधा घंटा पौना घंटा जो एक चैप्टर आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। लीव का फीस स्ट्रक्चर जो है वो बिलाल आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बिलाल जी इनको गाइड कर दें। बिलाल आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले आप ना जी बिल्कुल। ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बाद में चले बिलाल आप बता दें। जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो रेगुलर सेशन है उसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है 12,500। उसमें यह है कि हमारा टेस्ट सेशन भी इंक्लूड है और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों कवर हो रही हैं। इसके अलावा हमारा जो अगर आप हाफ सेशन लेना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ओनली, उसके ड्यूज हैं 6,500। एंड अगर आप एक सब्जेक्ट को कवर करना चाह रहे हैं तो उसके ड्यूज होंगे पर सब्जेक्ट 3,500। इसके अलावा हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास अगर आप ब्राइट स्टूडेंट है, आपके 1000+ मार्क्स हैं एफएससी में, तो आपको 20% ऑफ है। रिपीटर्स के लिए 25% ऑफ है। और स्टूडेंट्स जो लीव के हैं जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए 40% ऑफ है। एंड नीट बेस के लिए अप टू 50% अवेलेबल है। लेकिन इनमें से आप एक वक्त में एक ही कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स के लिए आप इस पेज पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब्दुर्रहमान या अनस या अक्सा आप में से कोई यहाँ पे कोई चीज ऐड करना चाह रहा हो जो पीछे क्वेश्चंस हुए हैं उनके बारे में? जी मैं इसके मतलब जो है ना एक बात मैं ऐड इसमें जो है वो होनी थी, और ये है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना
तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन चीज़ है वो ये होता है कि हमें रिएक्शंस याद करने होते हैं। तो वो सारे के सारे रिएक्शंस आप जो है वो रजिस्टर पे नहीं उतार सकते। तो इसका आसान हल ये होता है कि आप वो जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपको टीचर लिखवा रहा है, तो वो आप किताब के ऊपर ही उतार लें। तो जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये अच्छी चीज़ है कि आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और नोट्स हैं वो उसके ऊपर ही हो जाए, किताब के ऊपर। ठीक है। ओके जी। अच्छा, आप कुछ बोल रही थी? जी, लेट मी ऐड। पीछे क्वेश्चन हुआ था सेट और वेदर सेट इज बेटर और एमडी कैट। तो ये मैंने बताया था कि एमडी कैट और सेट दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर तो आपने एमबीबीएस को ऑप्ट करना है तो ऑफ कोर्स आप एमडी कैट दोगे। और सेट जो है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली, और इसका जो स्कोर है वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसीडर होता है। अगर आपने इसमें हाई स्कोर किया है तो आपका यही मेरिट यूज़ होगा, मेरिट के तौर पर आपका ये स्कोर यूज़ होगा किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जिस भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहें। तो इस सेट में जो है इसलिए होता है, और एम कैट आप एमबीबीएस के लिए ऑप्ट करते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 970 से 1000 मार्क्स हैं। अच्छा, जिन लोगों के मार्क्स है ना पॉलिसी के मुताबिक 970 से 1000 के दरमियान या थोड़े से इससे ऊपर नीचे 1010 तक, आई थिंक अगर वो एमडी कैट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लें और 195, 196 और 190 प्लस की तरफ अगर वो मूव कर जाएं तो वो ज्यादा उनके लिए बेटर है, बजाय इसके कि अगर वो स्पेशल एग्जाम की तरफ मूव करेंगे, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, एमडी कैट की भी करेंगे। देखिए, अगर आप एमडी कैट की बात करें ना तो यहाँ अगर आप 2 नंबर लेते हैं ना तो आपकी 1% बढ़ जाता है। ठीक है, तो एफएससी में उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें आपको ये भी कंफर्म नहीं है कि आपके मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे कि नहीं। यहाँ पे अगर आप 5 या 6 एमसीक्यूज के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं और आप 3 से 4% भी ज्यादा ले लेते हैं तो आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अगर वो ज्यादा फोकस एमडी कैट पे कर ले, जिनका 980 प्लस या 990 प्लस स्कोर बन रहा है, तो वो एमडी कैट पे इतना ज्यादा फोकस करे कि 190 प्लस 193 194 की तरफ अगर वो मूव करेंगे तो इंशाल्लाह उसको इसमें ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जिनका स्कोर बहुत कम है, मतलब 960 में है या 970 के या 950 में है, तो उनको चाहिए कि वो स्पेशल एग्जाम में लाजमी अपीयर हो, अगर हो रहा है तो उसके अलावा प्लस ये है कि एमडी कैट में भी अपना फोकस रखें, तो दोनों तरफ उनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है कि अगर वो दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं, प्लस अगर 980 वाले भी दोनों चीजें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो उनको भी जाना चाहिए। लेकिन आपकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह जाएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके 980 प्लस है तो आप एमडी कैट पे ज्यादा फोकस करें। अच्छा, इसमें एक और बात जो है ना वो मैं ऐड करूंगा, और वो ये है कि आपके जो है ना एमडी कैट के 4 एमसीक्यूज दे आर इक्वल टू 22 मार्क्स इन एफएससी। तो आप लोगों ने इस चीज को इस हिसाब से देखना है कि मतलब आप जितनी एफर्ट आपको रिक्वायर्ड होगी 22 मार्क्स एफएससी के लिए, तो उतनी कम एफर्ट में आपसे 4 एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत ज्यादा हो, फिजिक्स प्रैक्टिस ज्यादा होने की वजह से थोड़ा भी नहीं हो पाता प्रैक्टिस मटेरियल। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस ना बेसिकली आपने थोड़ा सा इसमें ना चीजों को डिफरेंट रखना है। क्राइटेरिया होता है हर चीज की प्रैक्टिस का। सबसे पहले जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना टॉपिक वाइज, उसके लिए आप ना कोई स्पेसिफिक एक बुक चूज कर लें जिसमें हर चैप्टर के आपके 20 से 25 या 30 एमसीक्यूज हों, या कोई आपके ऐसा जो है पहले से एमसीक्यूज का बना हुआ, तो आप वो वाले सिर्फ प्रैक्टिस करें। मतलब आप ऐसे ना करें कि आप प्रैक्टिस ही की जा रहे हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने स्टडी करनी है, स्टडी प्रॉपर करके जब आपका तैयार हो गया उसके बाद आपने प्रैक्टिस की तरफ मूव करना है। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से तो आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, सो मटेरियल जितना भी आपके पास ज्यादा हो, आपने चूज वो वाला मटेरियल करना है जो आप इजीली उस टाइम के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास 100 एमसीक्यूज वाला भी है और 30 वाला भी है, आपने 100 वाले को इसलिए प्रेफर नहीं करना कि उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आप 30 वाला कर लें, अच्छा कर लें, उसको टाइम थोड़ा ज्यादा दे लें, आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी तैयारी है आप उसको अच्छे से करें। ठीक है, सो आपने उस अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो मैनेज करना है।
स्पेशल एग्जाम और एमडी कैट की तैयारी एक साथ कैसे होगी? देखिए, जो बच्चे रिपीट करते हैं एमडी कैट, उन्होंने भी एग्जाम भी देना होता है, आगे उनके जो इम्प्रूवमेंट का होता है, और प्लस उन्होंने एमडी कैट भी करना होता है। तो उस पूरे साल में दोनों चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर यही होता है, जितने भी रिपीटर्स होते हैं, एमडी कैट का आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर में जाकर रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद लिस्ट लगती है, तो दिसंबर तक वो वेट करते रहते हैं। तो जनवरी या फरवरी से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद जाके मई में उनके पेपर होते हैं, ठीक है। तो आपके पास भी ऑलमोस्ट उतना टाइम अभी भी बचा हुआ है। सो जो लोग स्पेशल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि देखें, आपने स्पेशल एग्जाम देना है, अगर आपने फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर पूरी का देना, अगर आप फ्रेशर हैं, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक जो इम्प्रूवमेंट के पेपर देने, कुछ खास सब्जेक्ट से देने, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पूरी सेकंड ईयर का देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर होगी, क्यों? उसमें आपके पास उर्दू भी आएगी, उसमें आपके पास मुतालिया पाकिस्तान भी आएगी, उसमें आपके पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट का देने जा रहे हो, तो उसमें आपके पास सिर्फ साइंस सब्जेक्ट, या आप खास तौर पे इन्हीं सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सो जो लोग पूरी सेकंड ईयर स्पेशल एग्जाम में देने जा रहे हैं, यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स और वो स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत इस सेंस में करेंगे कि जो उनके साइंसेस के सब्जेक्ट्स होंगे, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उनकी एफएससी भी तैयार हो, प्लस उनके एमडी कैट की भी चीजें तैयार हो, ठीक है। और साथ उनको उर्दू और उसके लिए मेहनत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी। लेकिन जो रिपीटर्स हैं और वो इम्प्रूवमेंट की एग्जाम देना चाहते हैं, और वो भी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल वही मेथड है जिस तरह वो रिपीटर जो सेशन है उसमें करते हैं, कि साथ साथ एफएससी की चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, साथ साथ उसकी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। मिनिमम हाउ मेनी मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल इन एमडीकैट टू गेट अच्छा, एडमिशन एक इन? चीज मैं ऐड करना चाहूंगी लास्ट। जी जी। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जी पास। बिलाल, मैं कंटिन्यू करूं? जी आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, मिस्टेक्स जो है ना, हर साल जो मेरिट है ना, वो मतलब पहले से बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट ऐसे कह दूं ना कि आप 10 मिस्टेक्स कर लें तो आपका जो एडमिशन हो जाएगा, या 5 मिस्टेक्स कर लें तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आपका एक ड्रीम कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया कि आपने किंग एडवर्ड में लेना है, या आपने अल्लामा इकबाल में एडमिशन लेना है, या आपने सिम्स में लेना है, निश्चित में लेना है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। आप सबसे पहले अपने एफएससी के मार्क्स निकालें। उसके बाद आप फिलहाल अगर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप फिलहाल मैट्रिक भी अगर ऐड कर लें, आप उन दोनों को ऐड करें, 40% एफएससी, 10% मैट्रिक। उसके बाद आप देखें कि लास्ट ईयर उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का कितना मेरिट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने उतने एमडी कैट के मार्क्स प्लस करके देखें, जितने आपको मार्क्स रिक्वायर होंगे, उसके बाद जितनी मिस्टेक्स बचेंगी, वो आपके लिए अफोर्डेबल है, इस सेंस में कि अगर आपने उस कॉलेज में या उससे एक दो कॉलेज का एडमिशन लेना, ठीक है। सो आपने जितने आपके मार्क्स आएंगे एमडी कैट के, उससे 3 मार्क्स या 2 मार्क्स ऊपर आके अपना क्राइटेरिया सेट करना है, ताकि आप उस लेवल पे पहुंच जाए। सो एग्जैक्ट हम मिस्टेक्स नहीं बता सकते, आपने अपने ड्रीम कॉलेज में प्लस आप अपने एफएससी के मार्क्स प्लस मैट्रिक के देके आप डिसाइड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने किसी और फील्ड में एडमिशन लिया हुआ है और उनके एग्जाम हो रहे हैं जुलाई में, अगस्त में, और उन्होंने एमडी भी देना है, वो कैसे मैनेज करें? क्या सेमेस्टर फीस करवा लें? ये क्वेश्चन है वैसे ज्यादातर रिपीटर से पूछा जाता है, और मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो रिपीटर्स हैं, उनसे ये क्वेश्चन पहले बहुत दफा डिस्कस हुआ है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपकी लक, और एक चीज होता है आपका शौक, और इन दोनों चीजों में आपकी समझ में लड़ाई होती है। अगर आपको ये शौक है ना कि आपने एमबीबीएस करना ही है और हर सूरत में करना है, और आप इसीलिए बहुत डिटर्मिन है, तो फिर आई रिकमेंड कि आप जो है सेमेस्टर फ्रीज करवा लें।
लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब हो गया तो ठीक है, अगर ना भी हुआ तो इस ये फील्ड मतलब जो जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है तो इट्स ओके फॉर मी, तो फिर आप फ्रीज ना करें, ठीक है। सो ओवरऑल ये क्राइटेरिया आपने सेट करना है कि अगर आप दोनों चीजों को साथ लेके चल सकते हैं, प्लस आपकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स एमबीबीएस और जिस फील्ड में आप हैं उस चीज पर डिपेंड है। एमडीकेट मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सिंपल फॉर्मूला आपके पास 10% आपका फिलहाल मैट्रिक आप काउंट करें, 40% आप एफएससी काउंट करें और 50% आप एमडीकेट काउंट करें, एग्रीगेट फॉर्मूला। अगर आपको स्ट्रीम नहीं निकालना आएगा तो आप पेज पे अपने मार्क्स जो है वो सेंड कर दें, आपको कैलकुलेट करके सेंड कर देंगे कोई ना कोई एडमिन। अच्छा, लास्ट में एक पहले क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, और उसके हवाले से मैं ये बात ऐड करूँगी क्योंकि बहुत से रिपीटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक चीज़ को काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके होते हैं तो उनका दिल नहीं करता उसको पढ़ने का बार बार। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, जो कि मैं भी यही करती थी, कि मेरे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा था। मैंने जो है वो स्टेप की बुक्स ऑलरेडी मेरे पास थी, मेरी सिस्टर की, और स्टार जो इंस्टीट्यूट है उसकी मैंने बुक्स मंगवा ली थी और किप्स में जाती थी, तो मैंने सारी की सारी जितना मटेरियल मेरे पास था, बुक जो मुझे फेसबुक से एमसीक्यूज मिल जाते थे, तो मेरे पास काफ़ी मटेरियल था। तो जब भी मेरा उस चीज़ को पढ़ने का, जैसे बायो है और बायो में वही बुक की लाइंस होती हैं, या फिजिक्स, तो मैंने जब मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता था तो मैं उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करती थी। मैं उसको फिजिक्स की मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई थी कि जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी तो मैंने उसके एस्टिमेट आंसर लगाए थे और वो मेरे बिल्कुल ठीक निकले थे। मतलब कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी बच्चों को जो होते हैं वो याद हुए होते हैं, और अगर भी आपको फॉर्मूला जो है वो नहीं याद, तो जस्ट टेक हाफ एन आवर टू गो थ्रू द नोट्स को गो थ्रू करें, आधा घंटा ले नोट्स को गो थ्रू करें, फॉर्मूलाज देखें और फिर प्रैक्टिस करें। फिजिक्स का तो यही है कि आप उसको मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा फिंगर टिप्स पे होंगी आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और एक और क्वेश्चन पीछे बच्चे ने किया था, वो स्किप हो गया, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक सो, आई डोंट नो। Question है, students those who were supposed to give their second year board exams but could not, how shall they be planning their studies as they don't know how much marks they have input? इसका क्राइटेरिया ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने सईद गनी का सुना होगा, तो उसने ये इसका क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो डबल होंगे मल्टीप्लाइड योर 0.03%। उन्होंने एडिशन किया जिसमें मतलब 6 नंबर टोटल हर एक स्टूडेंट को जो है वो अवार्ड किए जाएंगे, प्लस 90 मार्क्स प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो टोटल सबको 90 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे जो मेडिकल के हैं। तो इसका क्राइटेरिया ये सेट किया गया। अब इसमें ये है कि चूंकि जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में जिनको कोई मिसहैप स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो फर्स्ट ईयर में जिनके कम आ गए तो वो मजीद जो है वो ले सकते थे, उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम के लिए भी रखा गया। वो उसके लिए भी कुछ डिसाइड नहीं किया गया कि वो कब लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए यही है कि अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं तो जो बन रहे हैं आपकी ग्रैंड टोटल बन रहे हैं, अगर आपका एफएससी का ग्रैंड टोटल अच्छा बन रहा है 980 990 आप लोग टच कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एमडी गेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप लोगों के पास एम्पल टाइम है उसकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो। ओके, सो देयर आर कोई बात ऐड करना चाहिए वो नहीं बोला यहाँ पे। हाँ जी, और कोई स्पीकर कोई बात ऐड करना चाहे तो कर दें। चलो ठीक है, लास्ट वर्ड बोल लें आप। Okay, so there are no more questions. So I think so all the topics have been covered in this live session. सारे topics हमने cover कर दिए हैं, और हमारी कोशिश यही थी कि हर पॉइंट को डिस्कस किया जा सके, ताकि जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हर बच्चा जो है वो अपनी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर कर ले।
सो फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, कोई टॉपिक अगर रह गया तो वी विल फर्दर make another live session on it. So that's all the purpose behind this live session. I hope so कि सबकी queries resolve हो गई होंगी, and thank you so much for your patience.